इट्स फर्स्ट सेक्शन। मित्रों आइए चलते हैं उसके फर्स्ट सेक्शन की ओर। उसका पहला जैसे कि मैंने आप लोगों से पहली स्लाइड में कहा था कि द होल पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 भागों में, 5 सेक्शन में विभाजित है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 98 लाइन्स। तो उसके पहले सेक्शन की ओर, उसके पहले विभाग की ओर हम चलते हैं। इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोएम, कविता के पहले भाग में, ए बंच ऑफ हॉलो मैन आर लीनिंग टुगेदर लाइक ए स्कैर स्क्रोव्स। कुछ एक हॉलो मैन, कुछ एक खोखले इंसान, कुछ एक खोखले पुरुष आदमी का एक झुरमुट वहां पर है, स्टेज पर है, लीनिंग टुगेदर लाइक स्कैर स्क्रोव्स। चाड़िया जने केवाय, बिजूका जिसको हम कहते हैं, वे बिजूका की तरह जो हमने खेत खलिहान में देखते हैं कि पशु पक्षियों को फसल से हटाने के लिए वहां पर बिजूका खड़े होते हैं, चाड़िया उभा हुए छे, ऐसे चाड़िया की तरह, ऐसे बिजूका की तरह सारे के सारे खोखले पुरुष, खोखले इंसान वहां पर एक झुरमुट में खड़े हुए हैं। एवरीथिंग अबाउट देम इज एज ड्राई एज द सहारा डेजर्ट। मित्रों देखिए कितनी बड़ी, कितनी कितनी फर्स्ट क्लास, कितनी बढ़िया उपमा यहां पर देते हैं टी.एस. एलियट। एवरीथिंग अबाउट देम, उनके बारे में सब कुछ उतना ही सूखा है जितना कि सहारा का रेगिस्तान है, इंक्लूडिंग देयर वॉइसेस एंड देयर बॉडीज। केवल और केवल वो सहारा के डेजर्ट की तुलना उन लोगों के साथ नहीं, बल्कि उनकी ध्वनियों के साथ, उनकी आवाजों के साथ और उनके शरीर के साथ भी करते हैं। एवरीथिंग दे से एंड डू इज मीनिंगलेस। जो कुछ वो कहते हैं, ये हॉलो मैन जो कुछ कहते हैं और जो कुछ करते हैं, वो सब निरर्थक है, अनर्गल है। दे एग्जिस्ट इन अ स्टेट लाइक हेल। वे लोग अस्तित्व रखते हैं, लेकिन कहां अस्तित्व रखते हैं? नरक वाले प्रदेश में, नरक जैसे प्रदेश में। मित्रों एट दिस पॉइंट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट द हॉलो मैन, टी.एस. एलियट का ये एक अगर मैं कहूं तो, अगर इस प्रकार से मैं विश्लेषण करूं, हो सकता है ये मेरा पर्सनल विश्लेषण हो कि द हॉलो मैन एक सटायर है आज के युग के लोगों पर, आज के युग के पुरुषों पर, आज के युग के लोगों की मानसिकता पर एक करारा व्यंग्य है कि हम सब, इंक्लूडिंग एवरी वन, नो वन इज स्पेयर्ड, वी आर ऑल हॉलो मैन। हम सब खोखले इंसान हैं और वी आर स्टफ्ड मैन। हम कहीं खोखले हैं तो कहीं भरे हुए हैं, लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए, हाँ, थोथा चना बाजे घना। हम लोग ऐसे हैं कि जिनमें कुछ भरा हुआ है और कुछ खाली है। हम न तो टोटली भरे हुए हैं और न टोटली खाली हैं। इसीलिए टी.एस. एलियट अपनी पहली 2 पंक्तियों में यह कहते हैं कि वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। हम न तो पूरी तरह से खाली हैं और न ही पूरी तरह से भरे हुए हैं। इसका मतलब हम त्रिशंकु की स्थिति में हैं। हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि जहां न तो हम प्राउड फील कर सकते हैं अपने होने पर, अपने एग्जिस्टेंस पर, और न ही हम अच्छी तरह से रो सकते हैं, शोक मना सकते हैं कि वास्तव में हम खाली हैं, खोखले हैं। तो वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। फ्रेंड्स, let us come back to this slide. As I said that it's a great satire, एक महान व्यंग्य है आज की मानवता पर। We were on this last sentence, everything they say and do is meaningless. जो कुछ वो लोग कहते हैं वो सब meaningless है, निरर्थक है। They exist in a state like hell, नरकागार वाली स्थिति में है, except they were too timid and cowardly to commit the violent acts. इतना ही नहीं, वो केवल नरकागार वाली स्थिति में ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वो हिंसात्मक कार्य जो करते हैं पूरी टिमिडिटी के साथ करते हैं, कायरता के साथ करते हैं। That would have gained them access to hell. और यही कारण था कि वे लोगों को हेल की प्राप्ति हुई। उनके इन्हीं कृत्यों के कारण उन्हें नर्क की स्थिति प्राप्त हुई। They have not crossed over the river Styx to make it to either heaven or hell. उन लोगों ने स्ट्राइक्स नाम की रिवर की नदी को
क्रॉस नहीं किया है, टू मेक इट टू आइदर हेवन और हेल. द पीपल हु हैव क्रॉस्ड ओवर रिमेंबर दीज गाइज एज हॉलो मैन. द पीपल, सुनना मित्रों अच्छी तरह से, द पीपल, वो लोग, हु हैव क्रॉस्ड ओवर, जिन लोगों ने ये रिवर स्ट्राइक्स को क्रॉस किया है, रिमेंबर दीज गाइज एज हॉलो मैन, और ये हॉलो मैन कहलाते हैं, यही खोखले इंसान कहलाते हैं. इट्स सेकेंड सेक्शन. लेट अस कम बैक टू द सेकेंड सेक्शन ऑफ द पोएट्री. दूसरा विभाग मित्रों आप लोगों के सामने पेश है. इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ द पोएम, कविता के दूसरे भाग में, वन हॉलो मैन इज अफ्रेड टू लुक एट पीपल. लोगों की तरफ देखने में एक खोखला इंसान घबराता है, डरता है. हु मेड इट टू डेथ्स ड्रीम किंगडम, जिसने ये देखा है, कि जिसने, लोगों ने बताया है, बनाया है. पीपल, वो लोग, हु मेड इट टू डेथ्स ड्रीम किंगडम, मृत्यु के स्वप्न भरे साम्राज्य को बनाया है. ऐसे लोगों की तरफ देखने में एक खोखला इंसान डरता है. आइदर हेवन और हेल, और वो डेथ्स ड्रीम किंगडम क्या है? आइदर हेवन और हेल, या तो वो स्वर्ग है या फिर नर्क है. द हॉलो मैन लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्रोकन सिंबल्स एंड इमेजेस. अपने कविता के दूसरे विभाग में कवि कहता है कि अंतिम वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों इस स्लाइड का, कि द हॉलो मैन लिव, रहते हैं. कहां रहते हैं? इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्रोकन सिंबल्स एंड इमेजेस, टूटे हुए प्रतीकों में और अपने इमेजेस में, अपने व्यक्तित्व में. उनका जो व्यक्तित्व है, अगर मैं यूं कहूं तो इस तरह से कहूंगा कि उनका जो व्यक्तित्व है वो टूटा हुआ है. और इस टूटे हुए इमेज के साथ, इस टूटे हुए पर्सनालिटी के साथ और टूटे हुए प्रतीकों में व्यक्ति जीता है. तो ये जीना भी कोई जीना है मित्रों. वॉट T.S. Eliot says is that कि the hollow man live in a world of broken symbols and images. There is no meaning of his living. There is no fruitful living of his life. There is no destination. There is no aim. He is living aimlessly. There is no destination for him to reach. ऐसा कोई लक्ष्य उसने नहीं बनाया है कि कहां पर उसे पहुंचना है, कि जहां पर उसे पहुंचना है और कुछ कर दिखाने की तमन्ना है. मैं मानता हूं मित्रों कि T.S. एलियट ने यह कविता द हॉलो मैन एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में लिखी थी. I do accept, my dear friends, that T.S. Eliot wrote this poetry, The Hollow Man, in such a perspective when the World War was over. And everywhere in the world there was an atmosphere of gloom and sadness. I can understand the mental setup, the mindset, the mental situation of the public, of the people, that where he or she should go, where there is no destination, where there is no aim. In spite of that, one can retain with his or her coolness, calmness, and mental equilibrium, rather than committing violent acts. And to my mind, the solution of each and every problem is one's calmness, coolness, and mental balanced equilibrium. No violence can solve any difficult problem. This is the universal truth, friend. No violence act can solve any problematic situation. So, dear friends, let us end this slide here again by reading The Hollow Men Live in a World of Broken Symbols and Images. Let us go to the next, the third section of the poem.
कविता का जो तीसरा भाग है मित्रों, उस पर हम गौर करते हैं। और यह कविता का तीसरा भाग क्या वर्णित करता है? इट डिस्क्राइब्स द सेटिंग एज बैरन एंड फिल्ड विथ कैक्टी एंड स्टोन्स। ये कविता में जो तीसरा भाग है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से हम जिस लैंड में रह रहे हैं मित्रों, वो लैंड, द हॉलो मैन जिस लैंड में रहते हैं वो कैसा है, उसका जो सेटिंग है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो बैरन है, बिन उपजाऊ है, अनफर्टाइल है, और किससे भरी हुई है? फिल्ड विथ कैक्टी एंड स्टोन्स। बेशुमार पत्थर भरे हुए हैं उसमें, और कैक्टस सिंगुलर है और कैक्टी प्लूरल है। जो निरर्थक वनस्पति होती है, जो यत्र तत्र सर्वत्र बिना पानी डाले, बिना कोई खेती किए ऐसी वनस्पति उग जाती है जमीन पर, उसे हम कैक्टी कहते हैं। तो ये भी प्रतीक है मित्रों के बैरन, अनफर्टाइल, बिन उपजाऊ, और कैक्टी और स्टोन्स, ये सब सिंबल है मित्रों। निराशा के सिंबल हैं, हताशा के सिंबल हैं, कि यहां वहां सर्वत्र हम जहां कहीं भी देखते हैं हमको सिर्फ बैरननेस दिखाई देती है, और कैक्टस दिखाई देते हैं, और पत्थर दिखाई देते हैं। Nothing is in the destiny, nothing is there in the fate except barrenness, cactus and stones. When the hollow men feel a desire to kiss someone, they are unable to. वे किसी का चुंबन नहीं कर सकते, उनमें चुंबन करने की जो इच्छा है वो मर गई है। प्रेम नहीं कर सकते, स्नेह नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अनेबल टू डू दैट, क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी नहीं रही, उनमें वो क्षमता नहीं रही मित्रों। इंस्टेड, इसके बजाय, दे से प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन्स। वे लोग क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? दे आर सेइंग प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन्स। जो टूटे पत्थर हैं मित्रों, उन टूटे पत्थरों के सामने वो लोग बैठे हैं और केवल प्रार्थना वे लोग कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हेल्पलेस एक्सेप्ट डूइंग दिस। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड सेक्शन. लेट अस गो बैक टू द फोर्थ सेक्शन अगेन. इन द फोर्थ सेक्शन, चौथे सेक्शन में मित्रों, कविता के चौथे भाग में, द हॉलो मैन फ्रॉम सेक्शन 2 continues to describe his vacant, desolate surroundings. इस चौथे सेक्शन, कविता के इस चौथे सेक्शन में मित्रों, जो हॉलो मैन है, जो खोखला इंसान है, जो खोखला व्यक्ति है, फ्रॉम सेक्शन 2, दूसरे सेक्शन से वही बात फिर से पुनरावर्तित होती है. इट इज कंटिन्यूड इन द फोर्थ सेक्शन ऑफ द पोएम. और वो किस बात का वर्णन करती है? इट डिस्क्राइब्स हिज वैकेंट, उस व्यक्ति की, उस खोखले इंसान की खाली, एम्प्टी, डेजोलेट सराउंडिंग्स, जिसे छोड़ दिया गया है, जिसे हमेशा के लिए विरह में डाल दिया गया है, ऐसी सराउंडिंग्स जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसी सराउंडिंग्स, ऐसा एटमॉस्फियर, उस एटमॉस्फियर में उसे छोड़ दिया गया है. उस प्रकार का वर्णन ये फोर्थ सेक्शन करता है कि जहां पर वेयर इन देयर आर नो आईज, एक ऐसी सराउंडिंग्स के जहां पर आंखें नहीं है, चक्षु नहीं है. देखिए मित्रों, इसको है ना इनटू इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है. आईज यानी केवल आईज नहीं कि जिसमें कोई विजन नहीं है, कोई साइट नहीं है, आंखें नहीं, बल्कि चक्षु. द हॉलो मैन आर अफ्रेड टू लुक एट पीपल और टू बी लुक्ड एट. ऐसे हॉलो मैन, ऐसे खोखले इंसान में हमेशा एक प्रकार की ऐसी हिपोक्रेसी होती है मित्रों कि दे आर अफ्रेड टू लुक एट पीपल. वे लोगों की तरफ देखते भी नहीं हैं और ये भी उन्हें नापसंद है कि लोग उन्हें देखें. हॉलो मैन की वो प्रकृति होती है मित्रों कि हॉलो मैन आर हैबिचुएटेड ऑफ लिविंग इन देयर ओन आइवरी टावर, ताकि न तो दुनिया उन्हें देख पाए और न ही वे लोग दुनिया को देख सकें.
Therefore, it is said, the hollow men are afraid to look at people or to be looked at. Next slide में मित्रों come to the fifth section of the poem. The fifth and final section, पांचवा और अंतिम section begins with a nursery rhyme. मित्रों T.S. एलियट ने एक तरफ बहुत बड़े भारी एल्यूजन्स का उपयोग किया है तो दूसरी तरफ कुछ एक नर्सरी राइम का उपयोग किया है. देखिए क्या है इसमें. बिगिंस विथ अ नर्सरी राइम. छोटी छोटी कविताएं, बाल कविताएं जो हमने सुनी है मित्रों, उन बाल कविताओं का किस प्रकार से टी.एस. एलियट ने उपयोग किया है. देखिए, मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग, इस गीत पर आधारित है. हियर वी गो राउंड द मालबेरी बुश, हियर वी गो राउंड द मालबेरी बुश. शायद आप लोगों ने ये कविता सुनी होगी और हो सकता है शायद आप लोगों ने अपने बचपने में ये कविता लर्न बाय हार्ट की होगी कि हियर वी गो राउंड द मालबेरी बुश, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ अ मालबेरी bush, the kiddies are circling a prickly pear cactus. जो बच्चे हैं वो मालबेरी बुश के इर्द गिर्द घूमना पसंद नहीं करते, बल्कि मालबेरी बुश के अलावा द किडीज आर सर्कलिंग अ प्रिकली पियर कैक्टस, एक ऐसे कैक्टस के आगे पीछे घूमना पसंद करते हैं जो चुभता है, जो तुम्हें सुई की चुभन देता है. एक ऐसे कैक्टस के इर्द गिर्द सर्कल बना करके घूमना पसंद करते हैं. द स्पीकर डिस्क्राइब्स, जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो ये वर्णन करता है कि हाउ अ शैडो हैज पैरालाइज्ड ऑल ऑफ देयर एक्टिविटीज, कि किस तरह से एक परछाई उनकी सारी प्रवृत्तियों को मुश्किल में डाल देती है, पैरालिसिस कर देती है, उन्हें क्रिपल्ड कर देती है. सो दे आर अनेबल टू एक्ट, और इसकी वजह से जब वो पैरालिसिस के शिकार होते हैं, दे आर अनेबल टू एक्ट, कोई काम करने के लायक नहीं रह जाते. न तो क्रिएशन, न तो किसी सर्जन के लायक वो रह जाते हैं, न तो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, न तो कोई प्रतिभाव दे पाते हैं, और इवन एग्जिस्ट, और न ही अस्तित्व अपना बचा पाते हैं. He tries quoting expressions that begin, life is very long. मित्रों, मैंने आप लोगों को याद दिलाया था जब कविता में रीड आउट कर रहा था कि ये कविता की पंक्ति याद रखना कि लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, जिंदगी वास्तव में लंबी है.